हेलो दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा फिर एक न्यू वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ फंडामेंटल राइट्स का सेकंड पार्ट। फंडामेंटल राइट्स के फर्स्ट पार्ट में अपन ने 3 फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं। इसमें हम 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। यदि हम चौथे फंडामेंटल राइट की बात करें तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत किया गया है। यदि आर्टिकल 25 की बात करें तो इसमें साफ साफ जाहिर किया गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता। इससे तात्पर्य, अंतःकरण की स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति कोई सा भी धर्म अपना सकता है, उसमें आस्था रख सकता है तथा उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। उसी का तात्पर्य अंतःकरण की स्वतंत्रता से है। यदि आर्टिकल 26 की बात करें तो इसमें धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है कि आर्टिकल 26 के तहत कि हम किसी भी कोई का धर्म का व्यक्ति है वो धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन, ये उसके मैनेजमेंट की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। आर्टिकल 27 की बात करूँ तो धार्मिक संस्थाओं के लिए इकट्ठा पैसा कर मुक्त होगा, टैक्स फ्री होगा। धार्मिक संस्थाओं के लिए यदि कोई पैसा इकट्ठा कर रहा है, कोई संस्था इकट्ठा करती है तो वह टैक्स फ्री होता है। यदि आर्टिकल 28 की बात करें तो इसमें राजकीय संस्थाओं में ऐसे संस्थाएं जो राजकीय गवर्नमेंट्स के द्वारा चलाई जा रही है, उसमें धार्मिक शिक्षा के बारे में कोई नहीं दी जाएगी। इसी के तहत हमारी कई किताबों में किताबें चेंज कर दी गई है। उसमें फंडामेंट 8वीं या 7वीं किताबें इनकी चेंज कर दी गई। उनमें धार्मिक शिक्षा के बारे में उनमें जो भी लिखा हुआ था वो सब हटा दिया गया है। यदि हम 5वें फंडामेंटल राइट की बात करें तो है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका उल्लेख आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत किया गया है। यदि आर्टिकल 29 की बात करें तो इसमें हमें साफ साफ जाहिर किया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग, ऐसे वर्ग जो भारत में अल्पसंख्यक वर्ग की गिनती में काउंट होते हैं, जैसे मुस्लिम धर्म या ये जैन धर्म या सिख धर्म, ये सभी अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल होते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग को भाषा, लिपि व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति के संबंधित सभी संरक्षण का अधिकार होगा उनको। यदि आर्टिकल 30 की बात करें तो इसमें अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। वह आर्टिकल 30 बोलता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, आर्टिकल 31 जिसका उल्लेख मैंने पहले भी आपको कर दिया है कि आर्टिकल 31 को 44वें सिद्धांत संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार से हटाकर 300 का कानूनी के रूप में जोड़ दिया गया है। ये मोरारजी देसाई की सरकार के टाइम 44वें सिद्धांत 1978 में संशोधन किया गया और संशोधन के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया तो अनुच्छेद 300 का कानूनी रूप में जोड़ दिया गया। ये मोरारजी देसाई की सरकार थी इस टाइम। यदि हम फंडामेंटल 6 की बात करें तो इसमें संवैधानिक ये हाँ 7वां मौलिक अधिकार भी था, इसको हटा दिया गया। यदि हम छठे फंडामेंटल राइट की बात करें जो वर्तमान में, पहले 7वां था, पहले अब छठा बन चुका है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ मेरे दोस्तों, यह सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। इसे कहीं ना कहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा या हृदय स्थल कहा है। इसका उल्लेख आर्टिकल 32 के तहत किया गया है। आर्टिकल 32 में कहा गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति के या किसी भी संस्था के द्वारा किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट को एक अधिकार है जिसके तहत वह 5 प्रकार के रीट जारी करता है। इन 5 प्रकार के रीट आर्टिकल 32 के तहत ही इसमें बताया गया है। ये 5 प्रकार के रीट कुछ इस प्रकार हैं: हैबियस कॉर्पस, मैंडामस या प्रोहिबिशन या सर्टियरी या क्वो वारंटो। ये 5 प्रकार के रीट हैं जो इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। यदि हाई कोर्ट की बात करें वह आर्टिकल 226 के तहत लेख जारी करता है या रीट जारी करता है। आर्टिकल 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा लेख जारी करना वो आर्टिकल 226 के तहत होता है, 226। हाँ, आर्टिकल 33, 34 और 35 की बात करें तो आर्टिकल 33 में हमारे फंडामेंटल राइट्स के जो मौलिक अधिकार हैं उनके समय समय पर कम करने या उनके समाप्त कर देने में या उनकी कटौती करने में किस प्रकार का उल्लेख किया गया है वो बताया गया है कि किसको इसमें संशोधन का अधिकार है। आर्टिकल 33 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि सेना, पुलिस या गुप्त संस्थाओं के कार्यरत कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों को समय समय पर कम किया जा सकता है। यह आर्टिकल 33 के तहत होता है कि सेना, पुलिस व गुप्तचर संस्थाओं में जो कार्यरत कर्मचारी उनके फंडामेंटल राइट्स को समय समय पर कम किया जा सकता है। यदि आर्टिकल 34 की बात करें तो कर्फ्यू, आपातकाल या मार्शल लॉ, सेना का शासन की स्थिति में मौलिक अधिकारों में कटौती होती है। कुछ इसी प्रकार की स्थिति हमारे अभी थोड़ी देर पहले म्यांमार में चली थी जिसके तहत वहां पर मार्शल लॉ, सेना का शासन आधिपत्य किया गया था। ये करंट का एक टॉपिक था। आर्टिकल 35 की बात करूं तो मौलिक अधिकारों में संशोधन अथवा कटौती केवल इसका अधिकार संसद के पास है, वह आर्टिकल 35 कहता है।
इसके तहत कोई भी ये हमारे राज्य स्तर पे जो विधानसभाएं होती है वह इसमें फंडामेंटल राइट्स में कोई भी संशोधन और कटौती नहीं कर सकती। ये अधिकार केवल संसद के पास है। एक करंट की टॉपिक की बात करें तो आर्टिकल 35 है, इसको 5 अगस्त 2019 से समाप्त कर दिया गया। 1954 में 1954 की बात करें तो जम्मू कश्मीर में संबंध में विशिष्ट प्रावधान किए गए थे। इसी के तहत बताया गया है कि यहाँ पर रहने वाले नागरिकों को यहाँ की स्थानीय जो भी नौकरियाँ हैं, सरकारी नौकरियाँ हैं, उसमें विशेष अधिकार प्राप्त है। यहाँ के लोगों को यहीं ज़मीन खरीद सकते हैं। बाहर का राज्य का कोई स्टेट का आदमी यहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकता, या यहाँ की युवती किसी बाहर के युवक से शादी कर लेती है तो इसी के तहत वह वहाँ की नागरिकता खो देती है। इसके तहत ही इसका उल्लेख किया गया था। यह 1954 में प्रावधान किए गए थे जो 5 अगस्त 2019 से समाप्त कर दिए गए। हाँ, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 की बात करें तो ये केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा उसी को ये आर्टिकल 15, 16, 19, 29 व 30 प्राप्त होंगे। मैं आपको केशवानंद भारती बनाम केरलाल जो 1973 की बात करते हैं तो इसमें साफ साफ कहा गया था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। और शंकरी बनाम प्रसाद बनाम संघवाद 1951 और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार 1965 की बात करें तो इसमें भी यही बात कही थी कि मूल अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है। पर एक गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में संसद ने कहा था कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इसी के अगेंस्ट में कहीं ना कहीं केस 1 1973 में लागू किया जिसके अधिकार मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। यदि आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो इसे